हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुर्तज़ा अली खान और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक मॉडर्न क्लासिक का रिव्यू। ब्रिज ऑफ स्पाइस स्टीवन स्पीलबर्ग की मॉडर्न क्लासिक है और जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक स्पाई फिल्म है और इसमें मुख्य भूमिका में हैं टॉम हैंक्स और उनके साथ हैं थिएटर एक्टर जो बहुत ही जाने माने हैं मार्क रायलेंस, जिनको कि इस परफॉर्मेंस के लिए ऑस्कर भी मिला था सपोर्टिंग रोल में। टॉम हैंक्स यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं डोनोवन का, जो कि एक इंश्योरेंस लॉयर हैं और उनको जिम्मेदारी दी जाती है एक स्पाई को डिफेंड करने की। आप देखिए कि मार्क रायलेंस जो हैं वो एबल रुडोल्फ नाम के एक रशियन स्पाई हैं जो CIA यानी कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी के हाथ लग जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उनको काफ़ी ग्रिल करती है, उनको काफ़ी परेशान करती है, उन पर काफ़ी दबाव बनाती है कि जो इन्फॉर्मेशन है तुम गिव अप कर दो, रशिया की जो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है वो हमें बता दो, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे और हम तुम्हें रिवॉर्ड भी देंगे। लेकिन रुडोल्फ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिटरमिन्ड हैं, उनको पता है कि कुछ भी हो जाए वो टूटने वाले नहीं हैं, वो अपने राज नहीं बताएंगे और वो मना कर देते हैं राज बताने से। इसके बाद उन पर ट्रायल चलता है और कोई भी अच्छा लॉयर नेचुरली तौर पे इस तरह के केस को डिफेंड नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका में एक रशियन स्पाई पे अगर केस चल रहा है तो आप अगर उसको डिफेंड करेंगे तो एक तरह से इसको एंटी नेशनल देखा जाएगा और ये कोई भी नहीं चाहेगा। तो ये जो हैं हमारे डोनोवन साहब, ये इंश्योरेंस लॉयर हैं और बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल स्टेक नहीं है इनका क्रिमिनल लॉ की बात करें तो। इसको चूज़ करती है एक एजेंसी जो है जिसके लिए वो काम करते हैं कि तुम क्यों नहीं ये केस लड़ लेते, वैसे भी इनकॉन्सिक्वेंशियल सा केस है, इसमें कुछ खास निकल के आने वाला नहीं है, तुम एक खाना पूर्ति कर लो, लोगों को दिख जाएगा कि जो US का जुडिशियल सिस्टम है वो जस्ट है, वो हर किसी को मौका देता है अपनी सफाई करने का। हालांकि ये लेना नहीं चाहते ये केस और इनकी फैमिली भी नहीं चाहती ये केस लें, लेकिन ये केस ले लेते हैं और जब ये केस ले लेते हैं तो उसको बहुत ही पैशन के साथ उस केस को परस्यू करते हैं, जिस वजह से अमेरिका में इनकी बहुत इमेज ख़राब हो जाती है, इन पे हमले होने लगते हैं, प्रेस में इनका नाम ख़राब हो जाता है, इनके अपने कलीग्स इनके खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन ये डिटरमिन्ड है, ये मानते हैं कि जो लॉ का सिस्टम है वो जस्ट होना चाहिए और किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो ये कहते हैं कि भले ही एबल रुडोल्फ एक स्पाई हैं पर एट द एंड ऑफ द डे वो ह्यूमन बीइंग है और वो एक अपनी ड्यूटी कर रहे थे अपनी कंट्री के लिए और उनको इस तरह की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए जिसके वो लायक नहीं है। तो एक लंबा प्रोसेस चलता है। पहला 1 घंटा मूवी का इस कोर्ट रूम ड्रामा के फॉर्म में जो कहानी आगे बढ़ती है इसको ही पूरी तरह से डेडिकेटेड है। वो जाते हैं लोअर कोर्ट में अपील करते हैं, किसी तरह से डेथ सेंटेंस नहीं होने देते, लाइफ टाइम सेंटेंस मिलता है, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करते हैं, वहाँ पे 5-4 से हार जाते हैं और मतलब उनका जो सेंटेंस है वो कम्यूट नहीं होता। तो अब सामने उनके एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन आती है। उनको रशिया से कुछ लोग कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो कि बोलते हैं कि हम एबल रुडोल्फ की फैमिली से हैं और हम चाहते हैं कि आप हमसे बात करें। तब उनको पता चलता है CIA के थ्रू कि ये एक्चुअली में रशियन एजेंसी जो है इंटेलिजेंस की KGB वो कांटेक्ट करना चाह रही है। उनको कहीं ना कहीं डर है कि एबल रुडोल्फ कुछ ऐसे राज रशिया के ना दे दे जिससे कि कोल्ड वॉर में अमेरिका को एडवांटेज ना मिल जाए। आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि कोल्ड वॉर बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जब वर्ल्ड में 2 पावर स्फीयर्स बने थे, रशिया जो कि सोशलिस्ट पावर स्फीयर था और अमेरिका जो कि कैपिटलिज्म में बिलीव करता था, इन दोनों के बीच में एक वॉर हो रही थी जो कि एक्चुअली में सामने से वॉर नहीं हो रही थी पर ठंडे बस्तों में अलग अलग लेवल पे ये वॉर चल रही थी। पूरा वर्ल्ड पोलराइज हो गया था, या तो आप रशिया के साथ होंगे या आप अमेरिका के साथ होंगे और इस वॉर में पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो काफ़ी हद तक उसको नुकसान पहुंच रहा था, इकोनॉमिकली इश्यूज़ हो रहे थे और दोनों कंट्रीज़ ने अपने स्पाइस लगाए हुए थे। अमेरिका ने अपने स्पाइस रशिया के अंदर सेट करवाए हुए थे, रशिया ने अपने स्पाइस अमेरिका के अंदर सेट कराए हुए थे। तो उन्हीं में से एक स्पाई थे एबल रुडोल्फ, जिसका कैरेक्टर मार्क रायलेंस प्ले कर रहे हैं, जिनको मैंने पहले बताया कि इस रोल के लिए ऑस्कर भी मिला था सपोर्टिंग कैटेगरी में। तो अब कहानी जब ये आगे बढ़ती है तो जो CIA वाले हैं वो ये कहते हैं कि रशिया के लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं और वो सामने से कांटेक्ट नहीं कर रहे, वो सीक्रेटिव वे में कांटेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम भी सामने से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम भी आपके थ्रू सीक्रेटिव वे में कांटेक्ट करेंगे। तो इनको बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप जाइए ईस्ट बर्लिन। ईस्ट बर्लिन बेसिकली रशिया के एफिलिएशन वाला पार्ट था जर्मनी का। जर्मनी को 1945 में जब हिटलर से मुक्ति मिली थी तो जर्मनी का एक पार्ट रशिया ने अपने पास रख लिया था और वो कभी वापस ही नहीं किया और वो ईस्ट बर्लिन हो गया था। और वेस्ट बर्लिन जो था वो वाला पार्ट था जिसकी के अलायंस अमेरिका के साथ थी, यानी कि कैपिटलिज्म में बिलीव करता था। बाद में जब बर्लिन वॉर टूटी तो दोबारा से ईस्ट और वेस्ट जर्मनी यूनाइट हो गए, पर ये 1960s की बात है जब बर्लिन वॉल बनी रही थी और ये जाते हैं ईस्ट जर्मनी में
और वहाँ पे जाके मिलने की कोशिश करते हैं ये उस इंसान से जिन्होंने इसको कांटेक्ट किया था और जो कहता है कि मैं वकील हूँ एबल रुडोल्फ की फैमिली का। पर जब वहाँ पहुँचते हैं ये तो उनको वो शख्स मिलता नहीं, उसकी जगह उनको एक ऑफिसर मिलते हैं जो कि रशियन गवर्नमेंट का सेक्रेटरी बताते हैं अपने आप को, और उनसे इनकी बातचीत होती है। ये कहते हैं कि एक काम करते हैं, हम एक्सचेंज करने को तैयार हैं। हमारे जो पायलट हैं पावर्स नाम के, जिनका कि जहाज़ अभी हाल ही में क्रैश हुआ है और रशियंस ने जिनको ज़िंदा पकड़ लिया है, आप हमें उनको दे दीजिए और बदले में आप एबल रुडोल्फ को ले लीजिए, और ये एक्सचेंज होने के बाद हम अपने घर चले जाएंगे, आप अपने उसमें खुश रहिए। तो रशियन इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो डोनोवन हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे नेगोशिएटर हैं और ये कहानी एक्चुअली में रियल लाइफ कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, तो असली में भी डोनोवन थे और वो बहुत अच्छे नेगोशिएटर थे। इतने अच्छे नेगोशिएटर थे कि आगे जाके प्रेसिडेंट कैनेडी ने उनको क्यूबा भी भेजा था फिडेल कैस्ट्रो से नेगोशिएट करने के लिए, और वो 10,000 के करीब प्रिजनर्स को नेगोशिएट करके छुड़वा के लेके आए थे। तो वो कहते हैं कि हमारा एक स्टूडेंट है जिसको कि आपने अभी हाल ही में वॉल पर पकड़ लिया है, और वो अमेरिकन स्टूडेंट भी हमें वापस चाहिए, और आप भले उसको स्पाई कह रहे हैं, वो कोई स्पाई नहीं है, वो एक नॉर्मल अमेरिकन स्टूडेंट है, तो हम आपको दे देंगे एबल रुडोल्फ, लेकिन उसके बदले में हमें हमारा पायलट पावर्स भी चाहिए और हमें हमारा स्टूडेंट भी चाहिए। अब यहाँ पे जो रशियन सेक्रेटरी है वो बोलता है कि भाई जो स्टूडेंट है वो हमारे कब्जे में नहीं है, वो तो ईस्टर्न जर्मनी वालों ने लिया हुआ है, तो उनसे जाके बात करो, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। अब ईस्टर्न जर्मनी वाले बंदे से जब मिलने जाता है तो ईस्टर्न जर्मनी वाला कहता है कि तुम्हारी कंट्री यूएस तो हमें कंट्री मानती ही नहीं है, तुम हमें कंट्री मान लो, हम तुम्हारा स्टूडेंट तुम्हें वापस दे देंगे। पर ये कहता है कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, हम कंट्री वंट्री नहीं मानेंगे तुम्हें, लेकिन तुम प्रॉपर नेगोशिएशन कर लो, अपने आप ही तुम्हारा स्टेटस आ जाएगा। जब न्यूज़ में आएगा कि ईस्टर्न जर्मनी से हमें हमारा स्टूडेंट वापस मिला है, तो अपने आप धीरे धीरे तुम्हारी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। पर मैं ऑफिशियली कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं ऑफिशियली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ गवर्नमेंट को, मैं अनऑफिशियल चैनल के थ्रू सारी जो ये नेगोशिएशन ही करने आया हूँ। अब CIA वाले प्रेशर बनाने लगते हैं डोनोवन पे कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, अरे सिर्फ हमें पावर्स चाहिए, पावर्स हमारा एस पायलट है, उसके पास क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, वो हमारे पास वापस आ जाएगा, एबल रुडोल्फ को दे दो, वैसे भी उसने हमें कुछ नहीं बताया, हमें आगे भी कुछ नहीं बताएगा, और स्टूडेंट को छोड़ो, हमारे लिए स्टूडेंट की कोई वैल्यू नहीं है, अपने आप छूट जाएगा जब उनको पता चलेगा। लेकिन डोनोवन जो हैं वो कहीं ना कहीं मन बना चुके हैं कि वो नेगोशिएशन करेंगे और दोनों अमेरिकन को अपने साथ लेके जाएंगे, और साथ ही साथ उनका सॉफ्ट कॉर्नर एबल रुडोल्फ के साथ है ही। लेकिन यहाँ पे वो गेम्स प्ले करते हैं और वो ये बताते हैं कि देखो एबल रुडोल्फ ने अभी तक हमें कुछ बताया नहीं है, लेकिन जब मैं जाके एबल रुडोल्फ को बताऊंगा कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी कंट्री के पास गया नेगोशिएट करने और तुम्हारी कंट्री तुम्हें लेने के लिए तैयार ही नहीं है, तब वो बंदा टूट जाएगा और शायद तब हमें कुछ बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन दे दे जिसका कि तुम हिसाब भी नहीं लगा सकते, तुम्हें कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, और सोचो तुम्हारी गवर्नमेंट तुमसे कितनी नाराज़ होगी। अब हमें आगे जाके पता चलता है ये जो रशियन गवर्नमेंट का सेक्रेटरी बन के आया हुआ ये एक्चुअली में एक KGB का स्पाई है, और वो किसी ना किसी तरह से इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता है। उसको कहीं ना कहीं लगता है कि डोनोवन जो है एक रिलायबल आदमी नहीं है और कुछ गड़बड़ ना कर दे। पर साथ ही साथ ईस्ट बर्लिन वाले भी हैं। अब डोनोवन कैसे नेगोशिएट करता है, उसको अपने CIA वालों को भी हैंडल करना है, उसको ये KGB वाले ऑपरेटिव्स को भी हैंडल करना है, उसको जो बीच में यहाँ पे खतरनाक तरह की टेरिटरी है जो ईस्ट बर्लिन के अंदर जिस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके साथ भी डील करना है। उसको कोल्ड भी लग जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उसका ओवरकोट उससे छीन लेते हैं तो उसको ठंड लग जाती है, वो वापस घर जाना चाहता है, अपनी ड्यूटी भी पूरी करना चाहता है। वो कोई पेशे से स्पाई नहीं है लेकिन उसको ये करना पड़ रहा है, लेकिन उसकी नेगोशिएशन स्किल्स हमेशा से अच्छी रही हैं क्योंकि वो इंश्योरेंस लॉयर है और उनको भरपूर तरह से वो यहाँ लगाता है। और धीरे धीरे ये कहानी आगे बढ़ती है और एक अल्टीमेट स्पाई थ्रिलर बन जाती है। शुरू में जो कोर्ट रूम ड्रामा से स्टार्ट हुआ था धीरे धीरे वो स्लो बर्निंग होते होते एक बड़ा कमाल के थ्रिलर में अनफोल्ड होता है और एंड में लिटरली हम एक ब्रिज पे पहुंच जाते हैं। तो ब्रिज ऑफ स्पाई सिर्फ एक फिगरेटिव ब्रिज नहीं है, वो एक लिटिल ब्रिज ही बन जाता है जहाँ पे अल्टीमेट नेगोशिएशन होने वाली है रशिया और USA के बीच। तो ये फिल्म कमाल की इसलिए है क्योंकि स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्मोग्राफी में काफ़ी डिफरेंट है। अगर इस फिल्म को आप देखें तो देख के स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म नहीं लगती है, और इसका स्क्रीन प्ले कोन ब्रदर्स ने लिखा है तो और भी इसको यूनिक बनाता है कि कोन ब्रदर्स की लिखी हुई फिल्म है, स्टीवन स्पीलबर्ग जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं, रियल इवेंट्स से इंस्पायर्ड है, पार्ट कोर्ट रूम ड्रामा है, पार्ट स्पाई थ्रिलर है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। लेकिन इस फिल्म की खासियत ये है कि स्पीलबर्ग इसको थोड़ा सा जॉन लेकार की टेरिटरी में लेके जाते हैं। जब हम स्पाई थ्रिलर्स की बात करते हैं तो दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। या तो आता है इयन फ्लेमिंग का जेम्स बॉन्ड वाला फ्लैम्बॉयंट स्टाइल से स्पाई आता है और सबको गिरा देता है, लाइसेंस टू किल है,
जेम्स बॉन्ड है, बहुत ही बड़ा फिगर है, लार्जर देन लाइफ। यहाँ पे जो दूसरा स्टाइल है जॉन ले कार का, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ पे इंट्रीग है, यहाँ पे एस्पियोनेज है, काउंटर एस्पियोनेज है, लाइसेंस टू किल वगैरह नहीं है। यहाँ पे वो लार्जर देन लाइफ चीज़ें नहीं होती, यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक चीज़ें होती हैं, एस्पियोनेज काउंटर एस्पियोनेज होता है, और जॉर्ज स्माइली जैसे कैरेक्टर्स हैं। और यहाँ पे स्पीलबर्ग ने लकार का जो स्टाइल है उसको चूज़ किया। कोएन ब्रदर्स का जो स्क्रीन प्ले है वो लेकार के फेवर में है, और लेकार का स्टाइल हमेशा से बहुत ज़्यादा इंटेंस रहा है। जो जेम्स बॉन्ड में हमें लार्जर देन लाइफ दिखती हैं, फास्ट कार्स, गैजेट्स वगैरह, वो यहाँ नहीं दिखता। यहाँ हमें दिखती है प्लानिंग, यहाँ हमें दिखता है कैट एंड माउस गेम, यहाँ हमें दिखता है कि आप अपने ओपोनेंट को कैसे आउट थिंक करते हैं, कैसे आप हमेशा एक कदम आगे रहते हैं, कैसे आप एस्पियोनेज करते हैं, कैसे आप काउंटर एस्पियोनेज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी कमाल की हैं, और ब्रिज ऑफ स्पाइस में कूट कूट के भरी हुई है। और स्पीलबर्ग के लिए एक बहुत ही डिफरेंट टेरिटरी है ये, साथ ही साथ टॉम हैंक्स के लिए भी डिफरेंट टेरिटरी है, बिकॉज टॉम हैंक्स ने अपने करियर के लेटर फेस में थोड़े मोनोटनस तरह के कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है, हमें थोड़े अलग तरह के टॉम हैंक्स यहाँ देखने को मिलते हैं। हमें यह समझना होगा कि टॉम हैंक्स उन चुनिंदा हॉलीवुड के एक्टर्स में से एक हैं जिनका कि इतना बड़ा नाम है, जो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स भी प्ले कर लेते हैं, जो ड्रामेटिक कैरेक्टर्स भी प्ले कर लेते हैं, और जो बहुत लो की कैरेक्टर्स भी प्ले कर लेते हैं। लेकिन टॉम हैंक्स नेगेटिव रोल्स प्ले करना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ भी उनका रोल मोर और लेस पॉजिटिव है। और रॉबर्ट लैंगडन की हमें कई बार याद आती है, जो उनका द विंची कोड, एंजल्स एंड डीमंस में जो उनका कैरेक्टर है, उसके फ्लेवर हमें यहाँ मिलते हैं। जिस तरह से वो अपना दिमाग जो है उनका तेज़ है, और हमेशा वो एक कदम आगे सोचते हैं जहाँ तक नेगोशिएशंस की बात है। तो मुझे याद आती है स्पाई हु केम इन फ्रॉम द कोल्ड, जो कि जॉन ले कार के नॉवल पे ही बेस्ड है, और बहुत ही कमाल की क्लासिक फिल्म है। यहाँ पे एक वॉल का सीन भी है, बर्लिन वॉल क्लाइंब करके कुछ लोग जा रहे होते हैं और स्नाइपर्स उनको गोली मार देते हैं। तो मुझे क्लाइमेक्स की याद आती है द स्पाई हु केम इन फ्रॉम द कोल्ड की। तो स्पीलबर्ग की जो स्टाइल है वो आप शायद पहली बार में मिस कर जाएंगे, लेकिन जब आप गौर से देखेंगे जिस तरह की डिटेलिंग है, जिस तरह से वो डायरेक्ट करते हैं अपने कैरेक्टर्स को, जिस तरह से वो ब्लॉक करते हैं अपने एक्टर्स को, जिस तरह से वो चीज़ों को सेट करते हैं, मूड क्रिएट करते हैं। जो बर्लिन के सीक्वेंसेस हैं, जब पहले घंटे के बाद डोनोवन आते हैं बर्लिन में, और जो वहाँ पे स्नो पैक्ड रोड्स दिख रहे हैं, जो ठंड का एहसास हो रहा है, जो एलियन टेरिटरी में एक बंदा जब आउट ऑफ प्लेस फील करता है, वो जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है स्पीलबर्ग में, वो स्पीलबर्ग की महारत है। तो आप जब धीरे धीरे उसको पढ़ते खुलती हैं, तब आपको समझ आता है कि हाँ, स्पीलबर्ग यहाँ पे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ताना बाना बुन रहे हैं, जो कि बहुत डिफरेंट है जो उनकी बेस्ट नोन फिल्म्स हैं। चाहे इंडियाना जोन्स की बात करें, चाहे जुरासिक पार्क की बात करें, इवन शिंडलर्स लिस्ट जो है बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक स्पेस में है, तो शिंडलर से भी काफ़ी अलग फिल्म है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पाई थ्रिलर के एलिमेंट्स हैं। और हालांकि उन्होंने आज तक अपनी जेम्स बॉन्ड फिल्म नहीं बनाई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टीवन स्पीलबर्ग हमेशा से एक जेम्स बॉन्ड फिल्म को डायरेक्ट करना चाहते थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला, और धीरे धीरे फिर वो एक बहुत बड़े फिल्म मेकर बन गए, और शायद फिर उन्होंने खुद ही डायरेक्ट नहीं करी। लेकिन आज तक भले ही उन्होंने जेम्स बॉन्ड फिल्म डायरेक्ट नहीं की हो, लेकिन उन्होंने ब्रिज ऑफ स्पाइस डायरेक्ट करके ये दिखा दिया कि वो स्पाई जॉनरा को भी बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। और टॉम हैंक्स के साथ तो उनकी पेयरिंग हमेशा ही कमाल की होती है। चाहे हम सेविंग प्राइवेट रायन की बात करें, चाहे हम द टर्मिनल की बात करें, चाहे हम 2017 में जो फिल्म आई थी द पोस्ट उसकी बात करें, हर बार कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग निकल के आता है। और यहाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आया है। टॉम हैंक्स जब स्क्रीन पे होते हैं तो अपना कैरिज्मेटिक प्रेजेंस दिखाते हैं, और आपको वू कर ही देते हैं। आप मान जाते हैं कि हाँ, वाकई में ये कमाल के सेल्समैन हैं, ये कमाल के लॉयर हैं। और अगर डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन की बात करें तो शायद ही कुछ लोग हैं वो डोनोवन को टक्कर दे सकते हैं। और मार्क रैलेंस की मैं क्या बात करूं, कितनी कमाल की इंटेंस परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। स्पाई क्या होता है, और वो साथ आर्टिस्ट भी हैं, वो पेंटिंग भी करते हैं और वो स्पाई भी हैं। अल्टीमेट परफॉर्मेंस है मार्क रैलेंस की। एक बहुत ही कमाल के थिएटर एक्टर हैं, अपनी जनरेशन के ग्रेटेस्ट थिएटर एक्टर माने जाते हैं, पर फिल्म्स उतनी नहीं करते हैं। यहाँ पे उन्होंने करी और उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी है। और टॉम हैंक्स के साथ जो उनका पैरेलल है, जो उनकी केमिस्ट्री है, वो आई थिंक इस फिल्म की हाईलाइट है, अलॉन्ग विद स्टीवन स्पीलबर्ग्स स्टोरी टेलिंग, जो कि धीरे 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 इसकी परतें खुलती हैं और अल्टीमेटली अपने क्रिस्टेंडो पे रीच करती है। और फिर जब इसका डेनोमेंट है वो भी बड़ा कमाल का है, जब टॉम हैंक्स दोबारा ट्रेन में बैठते हैं और दोबारा से वो कुछ बच्चों को एक वॉल फलांगते हुए देखते हैं, तो उनको उस सीन की याद आती है जो उन्होंने बर्लिन में ट्रेन में देखा था, जब स्नाइपर्स गोली मार रहे होते हैं लोगों को क्लाइंब करते हुए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्पीलबर्ग की जो मैजिकल मोमेंट्स हैं वो इसमें आपको मिलेंगे, लेकिन उस तरह की फ्लैम्बोयंस एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्टीवन स्पीलबर्ग फिल्म। स्लो बर्निंग है,
पहला 1 घंटा जो है वो सेटअप थोड़ा स्लो है, कोर्ट रूम ड्रामा के एलिमेंट्स हैं, पर धीरे धीरे जब 70 मिनट ऑनवर्ड जब एक बार बर्लिन में आ जाते हैं डोनोवन, उसके बाद से एंड तक जो इसकी चिलिंग क्वालिटी है, जो उसकी एक्साइटमेंट और थ्रिल क्वोशेंट है, वो कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहता है, धीरे 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 अपने क्रिशेंडो पर रीच करता है और फिर अल्टीमेटली वाइंड डाउन होकर डेनोमेंट की तरफ जाता है और हमें एक बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री एंडिंग मिलती है। तो ये था ब्रिज ऑफ स्पाइस का मेरा रिव्यू। बहुत जल्दी मैं एक और रिव्यू आपके लिए लेके आऊँगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे सारे रिव्यू आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो अगली बार तक के लिए मैं मुर्तज़ा अली खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ।